आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारी कक्षा में। आपको जानकारी है कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के लिए हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम का अध्ययन हम कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में जो पाठ्यक्रम चलता है उसके अनुसार। और आज हम गद्य खंड में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यंग्य कहानी जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, रचना है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये रचना इनकी बहुत चर्चित रचनाओं में से है। ऐसी रचना जिस पर इस देश में हजारों बार अभिनय हो चुका है, नाटक के रूप में कई मंचों पर यह कहानी खेली जा चुकी है। हरिशंकर परसाई इस देश के हिंदी के सबसे बड़े गद्य व्यंग्यकार हैं। गद्य व्यंग्यकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कबीर सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं, लेकिन कबीर कविताएं लिखा करते थे, गद्य नहीं लिखा करते थे। यदि हम गद्य में यदि देखते हैं कि सबसे बड़ा व्यंग्यकार कोई है जिसने समाज की, भारत की राजनीति की, भारत की संस्कृति की, भारत की जो व्यवस्था है उस पर जितने ज्यादा व्यंग्य किए हैं, जितने कटाक्ष किए हैं, उतने ज्यादा कटाक्ष व्यंग्य किसी ने, किसी साहित्यकार ने हिंदी साहित्य में नहीं किए हैं जितने हरिशंकर परसाई जी ने किए हैं। हरिशंकर परसाई जी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। और हरिशंकर परसाई से पहले गद्य में ऐसा कोई व्यंग्यकार नहीं है। बाद में तो कुछ नाम फिर दिखाई देते हैं, चाहे वो ज्ञान चतुर्वेदी हो, शरद जोशी हो, लेकिन हरिशंकर परसाई कहा जा सकता है कि ये हिंदी गद्य व्यंग्य के जनक के रूप में हमारे सामने आते हैं आधुनिक काल में। हालांकि आजादी के पहले और बाद के बीच के समय की बात करते हैं। आजादी से पहले अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाण भट्ट, सॉरी माफ कीजिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जैसे कुछ रचनाकारों में भी हास्य व्यंग्य दिखाई देता है। लेकिन व्यंग्य की अ, जितनी तीक्ष्ण धार हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मिलती है, ऐसी सामान्यतः दूसरे रचनाकारों में दिखाई नहीं पड़ती है। तो हरिशंकर परसाई लेखक हैं, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। इनकी एक उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। पिछले साल जब हमारे यहाँ समर कैंप हुआ था तो हमने यह रचना विद्यार्थियों के बीच में पढ़ करके सुनाई थी, और वह बहुत बहुत ही ज्यादा हास्य और व्यंग्य से भरी हुई और आज की शिक्षा व्यवस्था पर, आज की सामाजिक व्यवस्था पर चोट करने वाली वो रचना थी, रानी नागफनी की कहानी। इनके कुछ निबंध, जो हास्य व्यंग्य से भरे हुए निबंध हैं, वो बहुत चर्चित हैं, जिसमें ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, और भोला राम का जीव आपने सुनी होगी, और एक आध रचनाएं और भी। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये जो रचना है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये आपने पढ़ी होगी, आपको बड़ा आनंद आया होगा पढ़ करके, और आप इसको अपने समाज में, हमारे समाज की एक बड़ी समस्या जो कि पुलिस विभाग से संबंधित है, उससे जोड़ करके जब आपने इसे पढ़ा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि हास्य और व्यंग्य के माध्यम से कितने कठोर सत्य को इन्होंने उजागर किया है। तो चलिए, आज हमारे बीच में एक विद्यार्थी हैं मेघा, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। वो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगी, इस कहानी पर, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जी मेघा जी। जी सर। सर, इसमें मतलब हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो पुलिस प्रशासन की मतलब जितना करप्शन है और जो पुलिस प्रशासन की वर्तमान दशा है उस हम्म। पर नजर डालते हुए बताते हैं कि मतलब वो किस हद तक करप्शन को बढ़ावा दे रही है और किस प्रकार से अपने काम कर रही है, जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं, बल्कि उनके अलावा मतलब अपने पूरे जीवन को भ्रष्टाचार में फैला रही है। तो ये सब बताया गया है। उनपे एक जैसे उन्होंने एक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी लिखी है, तो उसमें जो मुख्य पात्र है माता दीन है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उनका पूरा जीवन भ्रष्ट में है, मतलब भ्रष्टाचार है, करप्शन वो बहुत ज्यादा फैलाते हैं अपने पुलिस प्रशासन में। तो जैसे चांद पर, चांद की जो सरकार है, मतलब ऐसे एक इमेजिनेशन है कि चांद पर एक सरकार बनाई गई है जो जैसे भारत सरकार है, तो चांद की सरकार भारत सरकार को एक पत्र भेजती है और बोलती है कि आपके जैसे जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे यहाँ का नहीं है, तो आपके कोई पुलिस को भेजे जो यहाँ हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको गाइड कर सके, उन्हें समझा सके। तो इसलिए
वो उन्हें भेजते हैं, वो बोलते हैं कि आईजी को भेज दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि आईजी को तो हम नहीं भेज सकते, क्योंकि चाँद जो है वो हमारा उपग्रह है, इसलिए हम एक सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। तो माता दीन को भेज देते हैं वहाँ पर, और फिर जब वहाँ पे भेज देते हैं तो जैसे जो ड्राइवर उन्हें लेने आता है, ऐसे बताया गया है कि हम्म। पृथ्वीयान भेजते हैं और उसमें ड्राइवर उन्हें लेने आता है। तो जब ड्राइवर से वो पूछते हैं कि इसमें मतलब गाड़ी का तुम्हारे पास लाइसेंस है और सब ठीक है, और जो लाइट और हॉर्न सब ठीक है, वो बोलते हैं हाँ सब ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं चालान काट लूंगा तुम्हारा। फिर वो बोलते हैं हाँ सब ठीक है। तो फिर जब वो जाते हैं, जैसे आधे रास्ते पहुंचते हैं, जैसे ही पृथ्वी से ऊपर जाता है जो यान होता है, तो फिर वो बोलते हैं कि हॉर्न बजाओ। तो बोलते हैं कि नहीं, हॉर्न तो बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीलों दूर तक यहाँ पर कोई है नहीं। तो बोल रहे कि रूल इज रूल, और तुम्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। तो फिर बोले ठीक है, वो हॉर्न बजाते जाते हैं। फिर जैसे वो चंद्र मतलब चांद पर पहुंचते हैं, तो वहाँ की जो प्रशासन होता है, जो सरकार होती है, उनका स्वागत करती है। फिर जैसे वो एक दिन आराम करके एक रेस्ट करते हैं बंगला में, फिर जो भी, और उसके बाद क्या होता है कि वो पुलिस को गाइड करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो रजिस्टर मंगवाते हैं, जिसमें सैलरी रजिस्टर होता है कि पुलिस को कितनी सैलरी दी जाती है। तो जो हवलदार होते हैं उनको दी जाती है 500 रुपए, और जो इन सीनियर इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको 1000 रुपीज। तो वो बोलते हैं कि इतनी आपने इनकी जो रिश्वत है, सॉरी, जो तनख्वाह इनकी है। तनख्वाह है वो बहुत ज्यादा, हाँ, बढ़ा रखी है। तो फिर ये चोरों को कहाँ से पकड़ेंगे और मुजरिमों पर कहाँ ध्यान देंगे, जब इन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही है। तो बोलते हैं कि इनकी तनख्वाह कम कर दीजिए। तो बोलते हैं कि अगर कम कर दी तो ये तो अन्याय होगा ना इनके साथ। फिर बोलते हैं कुछ अन्याय नहीं होगा, आप इनकी तनख्वाह कम कीजिए तो ये खुद मुजरिमों पर ध्यान देंगे अपनी ऊपरी तनख्वाह बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी इतने रुतबे में नहीं रह सकता इतनी कम तनख्वाह में। तो फिर वो बोलते हम्म। हैं कि ठीक है। तो ऐसे जैसे वो कम कर देते हैं, फिर 2-3 महीने में ही वहाँ का जो प्रशासन है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है अपने काम के लिए, और मुजरिमों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। और है ना, फिर क्या होता है कि वहाँ पर उस टाइप के जैसे लोग हैं जो अ, फिर वो वहाँ पर बताते हैं कि आपके यहाँ हनुमान जी की फोटो नहीं है, और ये सब कुछ बता के वहाँ पर मूर्ति लगवा लेते हैं। हम्म। एंड फिर वो कहते हैं कि हनुमान जी के ऊपर 300, हनुमान जी ने जैसे रावण को, एक तो उसके ऊपर उसको तीन सौ सजा दी थी बासठ और उसकी प्रॉपर्टी को भी जला दिया था। तो हम्म। हमारे वहां पर भी राम राज्य चलता है। तो हम्म। इस टाइप से वो समझाते हैं पुलिस प्रशासन को। फिर हम्म। वो बोलते हैं कि जो आपके जो यहाँ के लोग हैं ना, जो मतलब आपके यहाँ के जो लोग हैं, उनको आप थोड़ा आपकी पुलिस प्रशासन को एक्टिव कीजिए, जिससे वो मुजरिमों को पकड़ सके। फिर वो हम्म। बोलते हैं कि वो किस टाइप से होगा। तो वहां पर एक केस आता है कि एक आदमी को मतलब जान से मार देते हैं लड़ाई में। तो फिर वो बोलते हैं, इंस्पेक्टर जो मातादीन होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपने किसी के कपड़ों पर खून लगा हुआ देखा। तो बोलते हैं कि जो जो जिन्होंने इसे मारा है वो तो मार के भाग गए, लेकिन एक जो इंसान अच्छा था उसने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था, उसके कपड़ों पर खून था। तो बोले कि हाँ ये तो ठीक है, तो उसको ही फौरन अरेस्ट कर लीजिए। तो वो बोले कि लेकिन वो तो अच्छा इंसान है, उसे हम अरेस्ट क्यों करें, जब उसने तो उसकी जान बचाई है। तो बोले कि नहीं, तुम उसे अरेस्ट करो। और उससे मतलब अरेस्ट किया गया, और उससे बताया गया, उससे पूछताछ की गई कि तुमने वहां पर लड़ाई करते हुए लोगों को देखा। फिर वो बोले हाँ। फिर वो बोले कि तुमने उससे उठाकर ले गए थे तो तुम्हारे कपड़ों पर खून लग रहा था। बोले कि मैंने तो उसकी हेल्प करी थी, तो मैं कहाँ से मुजरिम हुआ। तो बोले कि तुम वहां पर करने क्या गए थे। तो बोले कि हम तो झगड़े की जगह पर गए ही मतलब क्यों मैं तुम? हाँ, तो बोलता है कि मेरा तो वहां पर मकान था, तो इसलिए मेरे मकान के आगे ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसलिए गया था। तो बोले कि मकान तो ठीक है तुम्हारा वहां था, लेकिन जहाँ लड़ाई हो रही है वहां जाना ही क्यों है। तो फिर बोलते हैं कि ये क्या बात हुई। तो मतलब इस बात पर कोई बता नहीं पाता ठीक से, तो उसको हम्म। अरेस्ट कर लेते हैं। काफी लोग जो होते हैं, मतलब वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो सब हाँ, बोलते हैं कि ये वो गलत है विरोध करते आपने। हैं, इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी वो माता दीन जो है उनको एग्री कर लेता है किसी तरह से। हाँ, तो वो जी। उन्हें समझा देते हैं कि लेकिन फिर भी जो माता जी ने वो समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम यहाँ का डिपार्टमेंट पता नहीं कैसे चला रहे हो, तुम्हें कुछ हम्म। भी नहीं आता। फिर वो अपने तरीके से इस केस को हैंडल करते हैं, जैसे वो यहाँ करते हैं, मतलब हम्म। भारत में जैसे करते हैं। तो फिर इसी टाइप से वो जैसे
एक सेकंड। झूठे तो झूठे गवाह अम, तैयार करते हैं। कोई बात नहीं। हाँ, तो झूठे फिर गवाह वो तैयार किए जाते हैं और जितने गुंडे मवाली और छोटे अपराधी हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप जो है इस मामले में गवाही दीजिए कि इसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा है और हमने इसे मारते हुए देखा है। तो एक बार तो वो भी विरोध करते हैं क्योंकि वो भी समझ नहीं पाते कि इसके पीछे क्या है, लेकिन जब वो उसको उनको डर दिखाता है कि भाई तुम्हें 20 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, तो वो सब लोग उसके विरोध में गवाही दे देते हैं और इस तरह से जो वहाँ की पूरी संस्कृति है, वहाँ की जो एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना जो थी, वो सब समाप्त हो जाती है। और आगे अ, वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, वो इस चिंता में पड़ जाती है कि हमारी ये संस्कृति, यदि पुलिस ने इस तरह के काम किए तो हमारी संस्कृति में बड़ा नुकसान होगा, लोगों की मदद नहीं करेंगे, बाप बेटा जो है वो बाप के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभाएगा, कोई डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाएगा और इस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट किया जाए, मतलब हो जाएगी। इसीलिए वो भारत सरकार को पत्र लिखते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जो माता दी ने इनको वापस बुला लिया जाए, नहीं तो हमारी यहाँ की आदि संस्कृति खत्म हो चुकी है और इनके यहाँ रहने से हमारी पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप देखें, अगर पुलिस अपना काम सही नहीं करती है तो बहुत सारे गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ते हैं, हमारी संस्कृति पर पड़ते हैं। और रामराज शब्द का नाम बार बार आया है। तो जिसे हम रामराज समझते हैं, वास्तव में वो रामराज है नहीं। केवल राजनीति के द्वारा कह दिया जाता है कि ये रामराज है, रामराज आ गया है, राजा राम का राज्य है, लेकिन वास्तव में हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा। हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आ, एक सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले हम कथानक पर बात कर लेते हैं। यहाँ टॉपिक डालना मैं भूल गया हूँ, कथानक, तो आप डाल लीजिएगा, मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हैं या बनाने की आवश्यकता पड़ती है आपको तो। कथानक जो है, उसमें क्या कथानक है कि भाई ये एक व्यंग्य कहानी है, सबसे पहले तो ये समझें। माता दीन चांद पर। और इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है माता दीन, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के नाते उसे चांद पर भेजा जाता है, हम सब जानते ही। इनका पूरा ही जीवन जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार के अतिरिक्त ये अपनी जिम्मेदारी में कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है, पुलिस का जो दायित्व होता है, उसे छोड़ करके ये भ्रष्टाचार करना जानते हैं और सारी तरकीबें इनको पता है कि किस तरह से गलत आदमी को फंसाया जा सकता है, मासूम आदमी को अपराध में आरोपी बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ कैसे झूठे षड्यंत्र रच करके झूठे गवाह तैयार किए जा सकते हैं, एफआईआर के पन्नों को किस तरह बदल देना है। ठीक है। तो ऐसा एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक पात्र है जो कहता है कि वो अंधेरे पक्ष को जानता है। जब उससे कहा जाता है कि चांद जो है वहां पर कोई आदमी नहीं, तो वो कहता है कि चांद का जो जीवन है, चांद पर भी जीवन है। और चांद का जो उजला पक्ष है वहां पर तो चलिए आपकी नजर जाती है, इसीलिए आपको दिखाई देता है कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन अंधेरे पक्ष में अंधेरे पक्ष के प्रति पूरी जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन को है। तो यहाँ ये अंधेरे पक्ष का तात्पर्य यह है कि माता दीन के जीवन में भ्रष्टाचार का अंधेरा सारी ओर छाया हुआ है। आगे देखिए, माता दीन जो है वो बिना ही फिंगरप्रिंट के मिलान किए हुए किसी भी निर्दोष को हत्या जैसे गंभीर आरोप में सजा दिलवाने में माहिर हैं। वो कहते भी हैं कि अगर फिंगरप्रिंट यदि किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट किसी पर मिला है, तो अगर न भी मिले तो भी आ, उसमें इतनी क्षमता है कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को हत्या जैसे आरोप में सजा दिलवा सकता है। एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पत्र आता है चांद से, जैसा कि कहानी में बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया। तो उसके अंतर्गत चांद सरकार जो है वो पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए चांद पर किसी व्यक्ति को बुलवाना चाहती है भारत से, तो इन्हें भेजा जाता है। वहां भारतीय पुलिस विभाग जो है उसकी जो दूषित व्यवस्था है उसको वो चांद के पुलिस प्रशासन को सिखाने का कार्य करता है, यही इंस्पेक्टर माता दीन। जो भारत की जो पुलिस है उसमें बहुत सारी दूषित स्थितियां हैं, है ना। हालांकि कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत व्यंगम दृष्टि से देखें, बहुत व्यापक दृष्टि से देखें, तो भारत की जो पुलिस का जो कानून है, अगर आप पढ़ेंगे कभी पुलिस सुधार कानून और इस तरह की चीजें आती हैं कि पुलिस में सुधार के लिए कानून बनाए जाने चाहिए, तो आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के जमाने के कानून हमारे देश में चल रहे हैं। तो भारत की जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो बहुत दूषित है। और
हो सकता है उसमें कुछ लोग अच्छे हों, लेकिन आमतौर पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था की बात हो रही है, तो वो इस तरह से सड़ी हुई एक व्यवस्था है, बहुत दूषित व्यवस्था है। और जब इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाता है तो वो पुलिस कर्मियों को भी उसी तरह की दूषित व्यवस्था में डालने का प्रयास करता है, जिससे वहां की संस्कृति नष्ट हो जाती है। अंत में फिर वो सारी कहानी अब आपने सुनी ही है कि चांद सरकार, इस दूषित व्यवस्था के दुष्परिणाम उसके सामने आ जाते हैं, और वो जल्दी से माता दीन को धरती पर भेजने की कार्रवाई कर देती है कि इसे जल्दी से भेज दिया जाए। ठीक है, ये आपने कहानी पढ़ी। पात्र जो है, मुख्य रूप से एक ही पात्र है इसमें, इंस्पेक्टर माता दीन। कोई दूसरे पात्र की बात इसमें ज्यादातर नहीं हुई है, और कोई पात्र है तो छोटे छोटे पात्र हैं, उनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। मुख्य पात्र जो है वो इंस्पेक्टर माता दीन है, और इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है, ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या प्रश्न सवाल उठाए गए हैं पात्र इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से? एक तो वो स्वयं भ्रष्टाचारी है, तो उसके माध्यम से पुलिस महकमे में जो व्याप्त है भ्रष्टाचार, उसको सामने लाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जब माता दीन बात करता है तो उसकी भाषा देखिए कैसी, वो अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, जो सभ्य नहीं है, असभ्य भाषा का प्रयोग करता है। और वो कई बार शब्द बोलता भी है, हरामजादे, जानता हूं बे। तो ये बे शब्द और हरामजादे शब्द का इसमें इस्तेमाल किया है लेखक ने, और किससे करवाया है? इंस्पेक्टर माता दीन से। तो अ, ये अशिष्ट भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं पुलिस वाले? आप देखा होगा कई बार आपने, पुलिस वाले गालियां देते हैं। ठीक है, कई बार आप अगर आजकल फिल्में देखें या वेब सीरीज देखें तो उसमें भी आप देखते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं वो गालियां देखते हुए दिखाई देते हैं, जबकि पुलिस जो है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है रक्षा करना, और लोगों में भय व्याप्त न हो। ठीक है, एक मुंबई पुलिस का शायद एक वाक्य है, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय। सद रक्षणाय की मतलब अच्छों की रक्षा करनी है, और खलों का निग्रह करना है, उनको नष्ट करना है। ठीक है, लेकिन आप देखिए, अगर थोड़ा सा गहराई से आप देखें तो जो भले लोग हैं वो पुलिस से डरते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनकी साठ गांठ होती है पुलिस से। तो कहा जा सकता है कि ये जो वाक्य है, जो पुलिस, मुंबई पुलिस का वाक्य है, सद रक्षणाय और खल निग्रहणाय। ठीक है, तो खल जो है उनका निग्रह नहीं हो रहा है, बल्कि वो तो हाथ मिला लेते हैं पुलिस से, और जो सद हैं मतलब अच्छे लोग हैं, वो बेचारे डरे रहते हैं पुलिस से कि कहीं उनके ऊपर पुलिस कोई ऐसे आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार न कर ले। तो आप देखें कि बिल्कुल उल्टी दिशा में हमारे जमाने की जो पुलिस है वो चलती है, और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है पुलिस के द्वारा। और मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि पुलिस में काम करने वाली महिलाएं भी कई बार इस असभ्य भाषा से अछूती नहीं रहती हैं, और उनके द्वारा भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बहुत अच्छे हों, और बहुत सज्जन हों, और बहुत विनम्र हों, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और व्यापक तौर पर ये बात हम कह सकते हैं कि आम तौर पर ऐसा होता है। चलिए, भाषा की बात हुई। अब क्या है और क्या क्या प्रवृत्तियां हैं एक पुलिस वाले की, मातादीन की? तो वो अपने उच्च अधिकारियों को खुश रखना चाहता है। इसीलिए जब एक कांस्टेबल भागता हुआ आता है और उससे कहता है कि चांद से एड़ी चमकाने वाला पत्थर लाना, तो वो उस बात को 3-4 महीने बाद जब वो चांद से चलता है वापस, तब भी उसे याद रखता है, और वो एड़ी चमकाने वाला पत्थर अपने साथ लेकर के आता है अपने उच्च अधिकारियों को खुश रखने के लिए। तो हमारे देश के जो पुलिस विभाग है उसमें भी ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो चापलूसी करते हैं अपने बड़े अधिकारियों की, और अच्छा काम करने से ज्यादा वो अपने अधिकारियों को खुश रखने, उनकी व्यक्तिगत चापलूसी करके उनको खुश रखने का प्रयास वो करते हैं, ताकि उन्हें प्रमोशन जल्दी मिल जाए। और देखिए, निम्न पद वालों के साथ क्या करते हैं? उनके वो जो निम्न पद वाले कर्मचारी हैं, चाहे कांस्टेबल हैं, उनकी पत्नियों से अपने घर के काम करवाते हैं, अपनी पत्नियों के हाथ बंटवाने के लिए वो कह देते हैं। जैसे इंस्पेक्टर माता दिन जब चांद पर जा रहा है तो वो अपने कांस्टेबल से कह के जाता है कि अपनी पत्नी को हमारे घर भेज देना, मेरी पत्नी की मदद करने के लिए। तो निम्न पद वाले जो कर्मचारी हैं उनका शोषण किया जाता है, और उच्च पद के अधिकारियों का सम्मान या उनका उनकी चापलूसी जी हुजूरी की जाती है। यही जो व्यक्तिगत गुण है उसमें है दोनों। आगे देखते हैं। जब अ, एक निरपराध व्यक्ति को सजा दी जाती है तो वो तर्क देता है कि हर मनुष्य में परमात्मा की उपस्थिति है, हर मनुष्य में, चाहे वो अपराधी है और चाहे निर्दोष है। तो इस तरह से उसका फल जो है वो तो परमात्मा को ही भुगतना है। तो हम अपराधी को फांसी दें या निर्दोष को फांसी दें,
इससे अंतिम रूप से जो फांसी है वो तो परमात्मा को लगेगी, अंतिम रूप से उसका जो दंड मिलेगा वो तो भगवान को ही मिलेगा। इसीलिए हम मानवतावाद को मानते हैं, हम सभी मानव को एक समान समझते हैं, हम अपराधी को भी एक ही नजर से देखते हैं जितना कि अपराधी को देखते हैं या मासूम व्यक्ति को देखते हैं। तो एक तरह से झूठा मानवतावाद और झूठे अध्यात्म के नाम पर वो असल मुजरिम को बचाते हैं, और मासूम और सरकारों का विरोध करने वाले लोगों को कई कई कुतर्क करके जैसे उसने कुतर्क किया कि तुम ऐसी जगह गई क्यों, तुम वहां पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों था तुम्हें, वो कह रहा था मेरा घर है वहां पर, मेरा घर है, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने उसको चोट पड़ी है और मार पड़ी है और मेरे सामने वो दम तोड़ने वाला था, तो मैं उसे अस्पताल ले गया। तो कुतर्क वो करता है बार बार कि आप वहां गए ही क्यों। और बाद में जब उसके इस निर्णय का विरोध होता है तो वो बार बार ये भी कहता है कि ऊपर से दबाव है, ऊपर वालों ने, ऊपर से ऐसा आदेश है। तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेकर के अपने से ऊपर वाले अधिकारियों पर डालता जाता है, और वो ऊपर वाला अधिकारी और ऊपर डालता है, और फिर जब प्रधानमंत्री के पास बात आती है तो प्रधानमंत्री की बात भी वो अपने से ऊपर वाले पर अर्थात परमात्मा पर डाल देता है, और इस तरह से अपने अपनी जिम्मेदारियों से बच करके अपने से ऊपर वाले पर वो दायित्व मढ़ देते हैं, डाल देते हैं, और झूठे आरोपों में व्यक्तियों को फंसा देता है। जैसे वो कहता है कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों है। ये मैंने उदाहरण लिख दिया है आपको समझाने के लिए, आप अपने तरीके से लिखिएगा। और ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ये पॉइंट मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही पॉइंट आपको परीक्षाओं में लिखने हैं। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि एक एक बिंदु आपको समझ में आ जाए, फिर आपको अपने हिसाब से इनके उत्तर लिखने हैं। अपराधियों से सांठगांठ होती है कि नहीं? तभी तो वो वेतन कम करवा देता है सबका। वेतन कम होगा तो अपराधियों को ढूंढा जाएगा, और अपराधियों को ढूंढा जाएगा तो अपराधियों से भ्रष्टाचार के रूप में रिश्वतखोरी और जो ऊपर की कमाई है वह व्यक्ति जो पुलिस जो कर्मी है उसके पास ऊपर की कमाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वो अपराधियों से सांठ गांठ करते हैं। ठीक है, किसी को भी परेशान करने के लिए व्यर्थ के सवाल जवाब करते हैं पुलिस। आप देखिए खूब अपने परिवार के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है और कोई बहुत जेन्युइन व्यक्ति है, उसके उसको भी गाड़ी खड़ी करवा के इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ और अपना लाइसेंस दिखाओ, आपकी गाड़ी में लाइट कमजोर है, आपकी लाइट रात को जल क्यों नहीं रही है, नीचे वाली क्यों थी, ऊपर वाली क्यों थी, है ना, टायर में हवा कम है, तो इस बात का भी चालान बना दिया जाता है। आप हॉर्न क्यों मार रहे हो, अगर हॉर्न मार रहा है तो क्यों मार रहे हो, हॉर्न नहीं मार रहा है तो क्यों नहीं मार रहे हो। तो इस तरह से जो आम जनता है उनको व्यर्थ के सवालों में उलझा करके उनको परेशान किया जाता है, जो ताकि जो आ, पुलिस वाले हैं उनको किसी तरह से ऊपरी कमाई हो सके। चलिए आगे देखते हैं। वो पूरा अधर्म में लिप्त है, वो धर्म में उसकी बिल्कुल आस्था नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, धार्मिक व्यक्ति है दूसरे को सता नहीं सकता, धार्मिक व्यक्ति है दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। लेकिन पूरी तरह से अधर्म में लिप्त होते हुए भी वो धार्मिक होने का दिखावा करते हैं ऐसे लोग, और जगह जगह वो हनुमान मंदिर बनाते हैं और हनुमान जी की मंदिर बना करके वहां पर वो रिश्वतखोरी का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये उद्देश्य नहीं है कि भाई सब सब जो पुलिस स्टेशन है वहाँ हनुमान मंदिर बने हुए हैं, आमतौर पर बने हुए हैं, आप देखेंगे तो वहां पर जब हनुमान मंदिर बने हुए हैं तो आप देखते हैं कि फिर भी वहां भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब है कि वो भगवान का मंदिर बना करके भी भगवान से नहीं डरते हैं, और भगवान के सामने रह करके वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि हम बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि मंदिर होते हुए भी पुलिस थानों में बहुत करप्शन होता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। देखिए, अदालत से ऊपर खुद को मानते हैं, कई बार पुलिस वाले खुद ही निर्णय ले लेते हैं। ये बात आती है एनकाउंटर पर। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि एनकाउंटर जो है वो बहुत अच्छी चीज है, और पुलिस वालों को किसी भी रेपिस्ट को, किसी बलात्कारी को, और किसी व्यक्ति को जो बहुत गंभीर अपराध में जो लिप्त हो उसको सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए और उसको गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मान सकते हैं, कई बार भावावेश में हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे अखबार में आया दरिंदगी हो गई, टीवी वाले बोलने लगे दरिंदगी हो गई, महिला के साथ ऐसा हुआ,
उसका बलात्कार हुआ और उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई, तो पूरे उबाल आ जाता है लोगों में और वो कहते हैं कि इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। लेकिन जहां पर मातादीन जैसे पुलिस वाले हों, आप क्या समझते हैं कि एनकाउंटर सही आदमी का हुआ होगा कि गलत आदमी का हुआ होगा? इसीलिए ये एनकाउंटर जैसे निर्णय जो पुलिस द्वारा लिए जाते हैं, ये बहुत गलत लिए जाते हैं, क्योंकि सजा देने का काम पुलिस का नहीं है, वो काम अदालत का है। इसीलिए मातादीन जैसे पुलिस कर्मियों के द्वारा किए जाने वाले एनकाउंटर ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों। इसीलिए हमें कभी भी इस तरह की खुद को अदालत से ऊपर मानते हुए जो खुद ही सजा देने की जो कार्रवाई है, उसको सही नहीं मानना चाहिए, उसका समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। हम चाहे अदालत उनका एनकाउंटर कर दे, चाहे कानून में ऐसी व्यवस्था की जाए कि अदालत में आएगा व्यक्ति, उसकी सजा जब सिद्ध हो जाएगी तो उसको गोली मार दी जाएगी, ठीक है, वो स्वीकार्य है। लेकिन जब पुलिस वाले सीधे ही किसी को पकड़ के लाए और उसको गोली मार देंगे, तो पता नहीं है कि वो सही आदमी को गोली मारी गई कि नहीं मारी गई। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत आदमी को गोली मार दी गई हो और किसी अपराधी को चुपचाप विदेश भगा दिया गया हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भ्रष्टाचार कितनी भी गहराई तक हो सकता है, इसीलिए हमें कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए कि एनकाउंटर किया जाना चाहिए। कई बार मजबूरी में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ता है, वो अलग बात है। ठीक है, मान लीजिए पुलिस पर ही आक्रमण हो गया, तब पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें वो मारे गए। हालांकि ज्यादातर जो एनकाउंटर होते हैं वो इसी नाम पर बताया जाता है कि पुलिस पर गोलीबारी हुई और फिर हमें गोली चलानी पड़ी और फिर वो मर गया, है ना। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भी कई बार भ्रष्टाचार से या झूठ बोल करके या नकली गवाह इकट्ठे करके इस तरह के एनकाउंटर किए जाते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। मैं मानता हूं कि देश में न्यायालय है, तो सारे फैसले न्यायालय के द्वारा ही होने चाहिए। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे केसों में लोगों को 12-12 साल जेल में रखने के बाद कोर्ट कहता है कि ये तो अपराधी था ही नहीं, आपने इसको पकड़ के क्यों रखा है। 12-12 साल लोग रहते हैं जेलों में, तो वो किसकी वजह से रहते हैं? वो रहते हैं पुलिस की वजह से। ठीक है, पुलिस की वजह से। और पुलिस की वजह से क्यों? या तो पुलिस पर किसी पैसे वाले का दबाव होता है, या पुलिस पर किसी राजनेता का दबाव होता है, और उसकी वजह से पुलिस किसी व्यक्ति को पुराने झूठे केसों में फंसा देती है। और कई कई बार ऐसा होता है, हर बार मैं नहीं कहता हूं, मेरी बात को जब भी आप सुने तो इस बात को मान लें कि ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर जब अखबारों में आता है, जब न्यूज में आता है, तो पता चलता है कि 12 साल तक कोई व्यक्ति उस अपराध में वो गिरफ्तार किया गया जिसमें जिस अपराध से उसका कोई लेना देना नहीं था। और एक बार मैंने ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक व्यक्ति को 20 रुपए चुराने पर, ठीक है, 8 साल जेल में रहना पड़ा, 20 रुपए चुराने पर, जबकि वो 20 रुपए चुराए भी नहीं थे उस व्यक्ति ने। उसके बाद उसको 8 साल जेल में रहना पड़ा पुलिस की गलत कार्यवाही से। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित, वो इसमें बिल्कुल खुल करके लिख दी गई हैं। पुलिस को कम तनख्वाह मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। और आप देखें, पुलिस को कम तनख्वाह मिलने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, कम नहीं होता है। ठीक है जी। तो अ, इसमें एक अच्छी बात आई है कि पुलिस को तनख्वाह अच्छी मिले तो पुलिस जो है अपने घर के जो परिवार के जो लोग हैं उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाएगी और उसे भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे चांद पर भ्रष्टाचार था ही नहीं पुलिस में। वो कब कब शुरू हुआ? जब उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई। तो पुलिस की कम तनख्वाह जो है, इसमें पुलिस के पक्ष को थोड़ा सा ये बताया गया है कि पुलिस को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ताकि वो अच्छा जीवन स्तर उनका हो और वो अपराधियों से सांठ-गांठ करने जैसे अपराध में शामिल नहीं हो। इससे ये भी बताते हैं कि भाई कई बार मजबूरी भी हो जाती है पुलिस के लोगों की कि उस तरह का उनको रुतबा मेंटेन करना होता है, अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं जुटानी होती है और तनख्वाह मिलती है कम, तो क्या करेंगे आखिर? तो वो भ्रष्टाचार में उनको उतरना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक की सहानुभूति है पुलिस के साथ। आगे देखते हैं, एफआईआर में बीच में खाली जगह छुड़वा देता है और मनमानी बातें लिखने के लिए वो छूट ले लेता है। तो इस तरह की चीजें हैं। छोटे अपराधियों को डरा धमका कर उन्हें झूठी गवाही के लिए तैयार करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे काम वो करता है। ये सारी चीजें उसके पात्र की विशेषताओं के रूप में हम रखी। संवाद कैसे हैं? संवाद छोटे हैं, रोचक हैं, व्यंग्यपूर्ण हैं, कथा को आगे बढ़ाने में न सिर्फ सहायक हैं बल्कि पाठक के मन में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति एक जुगुप्सा पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं, घिन आती है। मतलब कई बार कि ऐसा भी होता है क्या?
ऐसा भी होता है कि जुगुप्सा का मतलब होता है घिन। तो एक घिन आती है कि अरे यार ऐसा होता है, ऐसा करते हैं पुलिस। मतलब कोई व्यक्ति जो मदद कर रहा है किसी की, उसको भी पकड़ करके जेल में बैठा देते हैं। तो जब ये पता चलता है पाठक को, तो उसको कार्य प्रणाली अच्छी नहीं लगती है और उसके प्रति एक घृणा का भाव, घिन्न का भाव उसके मन में जागृत होता है। वातावरण देखिए, काल्पनिक वातावरण है, पूरी तरह से चांद पर तो कौन जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक व्यवस्था बैठा देते हैं, वो एक वातावरण हमारे दिमाग में सजीव कर देते हैं कि जो अ, चांद का वातावरण है वो बिल्कुल भारत के वातावरण की तरह आपको दिखाई देने लगता है। और बिल्कुल काल्पनिक कथा होते हुए भी भारत के पुलिस थानों और भारत का जो राजनीतिक वातावरण है उसको बिल्कुल जीवंत इसमें कर दिया गया है। भाषा शैली, भाषा शैली में सबसे पहले शैली की बात करते हैं। फैंटेसी शैली है। फैंटेसी का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, ऐसी कल्पना जो बहुत दूर की कल्पना है, ऐसी धरती की कल्पना नहीं है, बिल्कुल ऐसी कल्पना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कि चांद पर लोग रहते हैं, है ना, ये एक ऐसी कल्पना है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो अनस्तित्व वाली जो कल्पनाएं होती हैं उनको फैंटेसी कहा जाता है। विशेष रूप से सपने जो हम रात को देखते हैं और सुबह उठते ही जो टूट जाते हैं, वो सपने फैंटेसी कहलाते हैं। फैंटेसी एक चलती रहती है उसमें, जैसे सुपरमैन की कहानियां, स्पाइडरमैन की कहानियां और बैटमैन की कहानियां, ये सब फैंटेसी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कल्पना है जो बिल्कुल असंभव कल्पना है। तो ऐसी असंभव कल्पना जो है उसको फैंटेसी कहा जाता है। तो फैंटेसी शैली में रचित है। इसमें सर्वत्र व्यंग्यात्मकता है और चित्रात्मक शैली है। मतलब चित्र बनते चले जाते हैं हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक पुलिस का चित्र बनता है, थाने का चित्र बनता है, और अपराधियों का चित्र बनता है, किसी की मदद करने वाले व्यक्ति का चित्र बनता है, उसे फंसाया जा रहा है, आरोपी का चित्र बनता है ना। तो एक चित्रात्मक शैली को इसमें अपनाया गया है। तो आप कह सकते हैं चित्रात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है और साथ में फैंटेसी शैली इसमें है। भाषा कैसी है? भाषा पात्रों के अनुकूल है। जो बड़ा अधिकारी है उसकी भाषा वैसी है। माता दीन की भाषा पुलिस की भाषा के अनुसार अनुसार है। चांद के लोग क्योंकि उस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है इसलिए उनकी भाषा बड़ी विनम्र है। कहीं कहीं पुलिस महकमे में प्रयोग की जाने वाली कठोर और असभ्य भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत सारी, मतलब जो बात हुई है अब तक वो उद्देश्य पर ही हुई है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि भारत की जो पुलिस प्रशासन है उसकी दूषित कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है। ठीक है, कि उनको अपनी कार्यशैली को सुधारना चाहिए। उनकी कार्यशैली का प्रभाव जो है समाज में पड़ता है। समाज नीचे जाता है, अपराध बढ़ते हैं। अपराध जब बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर उससे छूता रहेगा। आप, पुलिस ने जब कोई गलत कार्रवाई की, उससे अपराध बढ़ा, तो वो अपराध मेरे घर में भी उसका असर दिखाई पड़ सकता है, आपके घर में भी उसका असर दिखाई पड़ सकता है, और जिसे हम नहीं जानते उसके घर पर भी उसका असर दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अपराधी, अच्छा, खुद पुलिस वालों के जीवन पर भी उसका प्रभाव गलत दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अपराधी को, पुलिस से तो उसकी दोस्ती है, लेकिन पुलिस के परिवार के बारे में वो नहीं जानता है। हो सकता है कि किसी पुलिस के परिवार के व्यक्ति की ही जेब काट ले। तो क्योंकि वो जो पुलिस प्रशासन है वो भी एक समाज का पार्ट है। तो जब हम अपराध को बढ़ावा देते हैं तो वह अपराध धीरे धीरे समाज को ही नुकसान पहुंचाता है, और उसमें समाज में फिर वो चाहे कोई भी हो उस पर उसका विपरीत असर होता ही है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की दूषित कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है, और लेखक ने विचार किया है कि यदि पुलिस प्रशासन में सुधार ले आया जाए तो समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी कहानी इंस्पेक्टर माता दी।